शुरू करते हैं क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आज मैं आपके साथ ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ रहा हूँ। और शुरू करने से पहले ये मैं मान के चलता हूँ, हालांकि मेरे अंदर बहुत ही वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हर एक टीचर का अपना तरीका होता है पढ़ाने का। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आपको ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, और मैं प्रयास करूँगा कि मैं कॉमन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूँ ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप पहला क्वेश्चन को देखिए और मैं फ्रेम से हट रहा हूं, इसको पढ़ो। ये एज से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक। और आप यदि पीछे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एज से संबंधित क्वेश्चन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं। अभी इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए। एज से संबंधित क्वेश्चन का जो सबसे फंडामेंटल है वो क्या कहता है, देखो ध्यान से। मान लो कि कोई एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक ना। ए का जो प्रेजेंट एज है वो मान लो कि एक्स है, वर्तमान का उम्र, और इसका वाई, बी का जो वर्तमान उम्र है वाई है। अच्छा बताओ, तो इस समय इस दोनों के एज का डिफरेंस कितना होगा, ए माइनस बी, ये एक्स माइनस वाई है। अब हम 5 साल बाद इसके एज को कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ 5 साल बाद ए का एज कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस 5, और b का एज कितना हो जाएगा, y प्लस 5। अब इस समय यदि इस दोनों में डिफरेंस यदि आप फाइंड आउट करते हैं कितना का अंतर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5 माइनस वाई प्लस 5। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया और क्या हमारे पास आया भाई, x प्लस 5 माइनस वाई प्लस 5। हम इस 5 को एलिमिनेट कर दिए, हमारा आंसर कितना आया, x माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इरेज करके सीधे रिजल्ट लिख दे रहा हूं। देखो 5 साल बाद भी इसके एज का कितना डिफरेंस है, x माइनस वाई ही है। अब यदि हम 5 साल पहले कैलकुलेट करें तो 5 साल पहले ए का एज कैलकुलेट कर लें। जगह तो कम है, मैं अब ए लिखूंगा ही नहीं। ए का एज कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और b का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5। यदि आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें कितना अंतर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 5 माइनस y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमने सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जगह कम था इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया, और हमारा रिजल्ट कितना आया, x माइनस 5। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखो। a और b के प्रेजेंट एज का डिफरेंस है वो x माइनस वाई है। 5 साल बाद यदि डिफरेंस कैलकुलेट किए तो वो भी x माइनस वाई है, और 5 साल पहले कैलकुलेट किए तो वो भी x माइनस वाई। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दो व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, वो हमेशा नियत होता है। एक ये कॉन्सेप्ट हम एज वाले क्वेश्चन के लिए हम यूज में लाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में दो तरह से कंपैरिजन है। एक कंपैरिजन जो है वह एज में डिफरेंस का कंपैरिजन है, और दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एज का रेशियो दे रखा है। देखो 3 टाइम्स हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब रेशियो में क्यों कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। रेशियो में कन्वर्ट करने का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यदि हमारे पास कहीं ए और बी का रेशियो यदि ए बाय बी है, ठीक, तो हम ए को कैसे ऑपरेट करते हैं, ए के, और बी को कैसे ऑपरेट करते हैं हम, बी के। तो ए और बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू, ए के माइनस बी के, ए माइनस बी टाइम के। मतलब हम रेशियो को डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका बताता हूं। देखो कैसे करेंगे इसको। अच्छा एक चीज और इसमें मैं बता दे रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति का 5 वर्ष पहले एज जो है x है, तो उसका अभी एज कितना होगा, प्रेजेंट एज कितना होगा, तो इसमें 5 क्या करेंगे हम,
जोड़ देंगे, क्योंकि यह 5 वर्ष पहले का एज है। इस तरह के छोटा छोटा चीज का भी यूज होने वाला है इसमें। अब सीधे हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो बड़ा व्यक्ति है उसको ए मान लेते हैं, और जो छोटा है उसको बी मान लेते हैं। तो 5 साल पहले ए का जो एज है वो बी का कितना है भाई, ये 3 टाइम्स है ना। तो 5 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना है, 3:1। एक चीज ध्यान देना, अब हम इसको 3:1 नहीं, यदि पूछे कि ए का कितना वैल्यू है तो हम बोलेंगे 3 यूनिट है, 3K, और बी का कितना वैल्यू तो 1 यूनिट है। ध्यान समझना है, ए का कितना एज है भाई तो 3 यूनिट है, और बी का कितना एज है तो 1 यूनिट है। अब बताओ 5 साल पहले ए और बी के बीच एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 3 - 1 कितना हो गया भाई, 2 यूनिट। और 2 यूनिट कितना ईयर के इक्वल है, तो ए और बी के एज का जो डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट होगा। तो 5 साल पहले जितना डिफरेंस होगा प्रेजेंट में भी उतना होगा, और 10 साल या 20 साल बाद भी डिफरेंस उतना होगा। तो प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस दे रखा है वो 30 दे रखा है। तो 2 यूनिट को किसके इक्वल कर लेंगे, 30। तो 1 यूनिट कितना के इक्वल हो गया, 15 ईयर। अब बताओ हमको किसका वैल्यू निकालना है, छोटे व्यक्ति का। इसका देखो, छोटे व्यक्ति का 5 साल पहले कितना एज था, 1 यूनिट था। 1 यूनिट मतलब 15 ईयर। हमको एज ये कब का दिया हुआ है, 5 साल पहले का, तो अभी का एज निकालना है +5। अब अगला क्वेश्चन में मैं इतना बोलने वाला नहीं हूं, 20 ईयर। अब सीधे कैसे क्वेश्चन को कर लेंगे ये मैं बता दे रहा हूं। देखो तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। ठीक, इसमें हमने दो चीज का यूज, एक डिफरेंस का यूज कि कांस्टेंट डिफरेंस होता है, और दूसरा कि ये 3 टाइम्स है तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेशियो में। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, सीधा देख लेना कि ए और बी का रेशियो दे रखा है, या कितना से डिफरेंस हुआ, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट जो है किसके इक्वल है, तो एज कितना है 30 का के इक्वल है, तो 1 यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये 1 यूनिट फाइंड आउट करने के बाद बी का एज हम निकाल लिए, बी का एज कितना है 15 ईयर। क्यों भाई, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, 15 ईयर। लेकिन प्रेजेंट एज निकालना है तो +5 इसमें करते। ये एक हमने इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो हमने आपको बताया, इसको लिख लो। अब अगला बार जब एज का क्वेश्चन आएगा तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं सीधे क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो और करने का प्रयास करो। पहले ये आप हमको बताइए इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। कहता है देखो वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग करके हम 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को, ये याद रखना है कि कैसे मेजर करना है, पूर्णतः मापा जा सकता है। यदि आप चीज को रिकॉल कर पा रहे होंगे तो इसको मेजर करने के लिए हमको एक स्केल ढूंढना है जो इसको कंप्लीटली मेजर करे। और जब भी कोई चीज को कंप्लीटली मेजर करेगा तो उसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो मतलब वो इसका फैक्टर तो है ही, और साथ ही साथ यहां क्या कह रहा है कि अधिकतम लंबाई का मतलब क्या निकालने कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे। एचसीएफ फाइंड आउट करने का कितना तरीका है, देखो एचसीएफ फाइंड आउट करने का जो मेथड आप पढ़ते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या डिवीजन मेथड है, इस पर 2 आदमी का काम किया हुआ। पहले मैं बता देता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, या कोई और इसका कोई प्रोसेस है करने का, तो वो करके मैं आपको बारी बारी से बता देता हूं। पहला, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। देखो कितना है हमारे पास, 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 525 सेंटीमीटर। ठीक, 7 और ये कितना आ गया 735 सेंटीमीटर, और 490 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इसका बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने वाले हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो कितना,
इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो फिर 7 से, फिर 7 से इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। फिर इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा लेते हैं, इधर दूर कर लेते हैं। ये 490 था, इसका हम करते हैं इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 7। ये हमने प्राइम फैक्टराइज किया, और प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ निकालने का तरीका, जो फैक्टर कॉमन है उसको निकाल लो। तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, एक 5 तो देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक यहां, यहां और यहां। इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपका, तो एक 7 दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आया भाई, तो 5 इंटू 7 35। हमारा देखो ये आंसर हुआ। इस मेथड का नाम जो है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करो, बाद में बताऊंगा कि इस पर किसने काम किया था। इसको आप लिख लीजिए थोड़ा जल्दीबाजी में। दूसरा मैं मेथड आपको बता देता हूं, पेयर वाइज करके, जो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू किया जाता है वो मेथड। देखो ये तो कैसे कन्वर्ट हुआ था, तो 525 735 और 490। तो पहले इस दोनों का एचसीएफ निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 525 1 देखो, अब इस दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, तो 105। अब 105 और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे बताओ, वन टाइम्स 35 दिख नहीं रहा है, अभी तक दिख रहा है, फिर 35 इधर लिख लेते हैं। देखो एचसीएफ कितना आ गया, दिस। ये जो मेथड है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। देखो इस दोनों मेथड पर यदि किसने काम किया, यदि हिस्ट्री आप यदि जानना चाहो तो कुछ बुक लिखता है कि यूक्लिड इस पे काम किया है,
ये इसका ड्यूरेशन है यूक्लिड का। और कहीं एविडेंस मिलता है कि महावीराचार्य का, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इसका जो है -850 का ये ड्यूरेशन, इस दोनों का ये माना जाता है कि इस पर ये वर्क है। ठीक। एक मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप इस पर कई बार पिछला जो मेथड था काम किया, और ये भी आप इस पर काम किए होंगे। ठीक। और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, स्कूली मैथमेटिक्स में आप इसको किए होंगे। देखो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि इस क्वेश्चन को करना है तो यदि आप इस मेथड से करेंगे, यदि आपका स्पीड ठीक है तब तो सही है, और नहीं है तो फिर कुछ टाइम ले लेगा। या फिर पीछे के मेथड का यदि आप करेंगे तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ ना कुछ समय लेगा। तो मैं एचसीएफ निकालने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना है। आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और -850 का मतलब 850 BC। तीसरा मेथड जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। ठीक ना। आप इस तीनों नंबर में डिफरेंस फाइंड आउट करो, और एचसीएफ जो होगा उसका एक फैक्टर होने वाला है। जैसे देखो, पहला नंबर हमारे पास कितना था, 525, उसके बाद कितना था 735 और 490। बारी बारी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देखो इधर 735 में 525 माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा भाई 210। दूसरा 735 में आप 490 माइनस कर लो, कितना बचेगा। और तीसरा 525 में 490 माइनस कर लो। अब इस जितना डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो हमारा मिनिमम डिफरेंस कितना आया 35। एचसीएफ जो होगा इस 35 का एक फैक्टर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होने वाला है 35 का फैक्टर। अब आंसर से चलते हैं, हमारे पास 35 का फैक्टर या तो 35 या तो 35 से छोटा, 35 से तो बड़ा 35 का फैक्टर हो ही नहीं सकता है। और हमारा जो भी ऑप्शन है एक 25 को छोड़ के सब 35 से क्या है बड़ा है, और 25 जो है वो 35 का फैक्टर होने वाला है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दिस। कोई दिक्कत नहीं। ये मेथड हमारे ख्याल से टाइम सेविंग है। आपके पास मैंने इसलिए तीनों मेथड बताया कि जब आप क्वेश्चन करें तो आपके पास ऑल पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अब कब किससे करना आसान है, यदि मैं ये प्रॉपर क्लास ले रहा होता तो मैं पिछला 2 मेथड और तीनों मेथड के बारे में बताता कि कब क्या लगाना आसान होगा आपको। लेकिन प्रैक्टिस सेट करवाते समय यदि मैं ये करवाने लगूँ तो आप लोग देखोगे ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। तो बस अभी बस इसको करते जाओ, जब मैं फुल कोर्स करवाऊंगा तो मैं इस तरह के हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक बार देख लीजिए आप। यदि आपको इसमें डाउट है तो 35 का ऑल पॉसिबल फैक्टर लिख लो ना, क्या हो जाएगा बताओ 1 5 7 और कितना 35 और भी कुछ है क्या तेरे 65 नहीं, यही पॉसिबल फैक्टर है 35 का। आप इसमें कोई ऑप्शन है क्या, सिर्फ 35 है, 35 हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप इसको पढ़ो, एक बार करने का प्रयास करो। ये मैं बताने वाला नहीं हूं, ये क्वेश्चन काफी आसान है, ये खुद से करो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस बोर्ड मास का इम्प्लीकेशन है। आप बोर्ड मास जानते हैं और इसको आप लगा के आसानी से सॉल्व कर लोगे।
ये आपका काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए और इसको करने का प्रयास कीजिए। आप इस क्वेश्चन को कई मर्तबा किए होंगे। इसको करने का प्रयास करो। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तो अलग अलग वेलोसिटी से चला, मान लो कि ए से बी गया और बी से सी आया। ए से बी का डिस्टेंस मान लो कि x है और बी से सी का भी डिस्टेंस जो है x है। इक्वल डिस्टेंस चला। इस समय जिसका वेलोसिटी था वो v1 था, या स्पीड जो ले लो, और इस समय जिसका स्पीड था वो v2 था। ठीक, तो हमको इस पूरे ड्यूरेशन का यदि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, जिसको हम v से लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला आता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। और ये कैसे आया? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम टेकन, उसी को हमने यूज किया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x, और टोटल टाइम टेकन, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x बाय v1 प्लस x बाय v2। हम x को 1 करके कैंसिल आउट करवा लिया और हमारे पास क्या बचा? 2 बाई, हमने नीचे v1 v2 एलसीएम ले लिया, तो v1 प्लस v2, इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, क्या आ गया? 2v1 v2 v1 प्लस v2। इसको थोड़ा जल्दी लिखो, मैं तो हट रहा हूं, इसको जल्दीबाजी में कॉपी करिए। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एवरेज स्पीड ये दे रखा है, ठीक, और साथ ही साथ v1 और v2 में कोई एक दे रखा है, तो दूसरा को फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका एक फॉर्मूला यहां से ट्रांसपोजिशन के बाद सीधे लिख दे रहा हूं। मान लो कि v1 या v2 निकालना है, कुछ निकालना है, उसको v2 या v1 जो लिख दो, तो क्या बचा हमारे पास? v इंटू v1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम v1 माइनस v। v क्या है? वह एवरेज स्पीड है। v2 क्या है? जिसका वैल्यू हमको निकालना है, और v1 क्या है? जो गिवन है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और ये कहां से आया? तो हम इसी का ट्रांसपोजिशन किए और ये फॉर्मूला आया। देखो, इसका यूज करने से इस क्वेश्चन को एक लाइन में हम खत्म कर सकते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको रख रहा हूं। आप देखो क्या दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। दो तरफा यात्रा में जितना गया उतना ही आया। एवरेज स्पीड दे रखा है, भी दे रखा है, कितना है भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। और जाते समय जो उसका स्पीड है, मान लो उसमें v1 ले लिया, 20 दे रखा है, तो लौटते समय v2 फाइंड आउट करना है। बस इस फॉर्मूला का यूज कर लिए, तो v2 कॉस्ट कितना आ गया? v इंटू v1 डिवाइडेड बाय 2v1 माइनस v। दिक्कत नहीं बाबू, तो इसमें पुट कर दो 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, देखो दिख रहा है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। इसको सॉल्व कर लो। 3 जा, आंसर हमारा कितना आ गया? 4 3 जा 12 है आंसर। देखो ये 12 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट करके ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, और उसके बाद हम यहां से v2 फाइंड आउट कर लिए। और कैसे फाइंड आउट कर लिए? बाय मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। आप इस दोनों को लिख लो, और फिर तो ये तो बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। इसको जल्दी लिखो, हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। इसको पढ़ो, ये बिल्कुल ही एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये सिंपल जो अलजेब्राइक प्रॉब्लम होता है वो ये क्वेश्चन है।
इसको करने का आप एक बार प्रयास करो। एक आसान सा इसमें आइडेंटिटी यूज होता है, और ये क्या आइडेंटिटी यूज होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कैसे आया तो मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ। हमने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने ट्रांसपोजिशन किया। ठीक, तो इस पर आप काम कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसमें इंफॉर्मेशन पुट करो। देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, और इसका स्क्वायर करने कितना आ जाएगा, देखो माइनस 2 टाइम कर लिया 84। हमारा आंसर कितना आ गया 37। दिस आप इस पे जरूर काम करोगे, काम करोगे तो पता चला कि आया कैसे। और ये बहुत कुछ है ही नहीं, बस हमने फॉर्मूला लगाया और अगला स्टेप में इसका हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन कर दिया। इसको जल्दी लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसको पढ़िए और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन जो है एक कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही रिच क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करो थोड़ा सा ये कह क्या रहा है। मैं फ्रेम से हट रहा हूं। देखो कह रहा है कि P और Q अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद का स्टेटमेंट ध्यान देना। अब जो काम शुरू किया है वह Q से शुरू करके, और यहां ध्यान रखना कि एक एक दिन छोड़कर, इंग्लिश वाले ध्यान से देखेंगे कि दे वर्क अल्टरनेट। हाँ देखो Q से स्टार्ट किया और काम कैसे अल्टरनेट कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि ये कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन को समझना है कि P और Q दो पर्सन है जो एक काम को 9 दिन और 12 दिन में रिस्पेक्टिवली करता है। अब वो काम कैसे कर रहा है, एक दिन Q कर रहा है और एक दिन P कर रहा है। Q फिर P फिर Q फिर P, इस टाइप से। ठीक, अब कह रहा है कि तो कितना दिन में ये काम खत्म होने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कि हम करेंगे क्या कि P और Q को एक साथ रख लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और P और Q की एफिशिएंसी जब एक साथ वर्क करेगा तो एक दिन में वर्क नहीं करेगा, ये अल्टरनेट वर्क करेगा। तो 2 दिन में इसका एक पीरियड खत्म होगा। 2 दिन काम किया PQ, फिर 2 दिन QP, फिर उसके अगले 2 दिन QP, तब इसका एक साथ हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो मोटिव हम कैसे किए, Q और P को पेयर वाइज साथ साथ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्रुप कितना दिन का है, तो 2 दिन का है, ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को सिंपली कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। आपको यदि आप क्वेश्चन ऐसा किए हैं तो आप ये रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूरे वर्क को 1 यूनिट माना जाता है, 1 माना जाता है। अब क्वेश्चन है यदि हम किसी को 1 यूनिट मान रहे हैं तो क्या 1 यूनिट में हमेशा सब यूनिट एक ही होगा या एक से अधिक होगा। देखो यदि इस क्वेश्चन को कोई बच्चा 1 यूनिट में 1 सब यूनिट लेके बनाए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, तो कैसे इसको करेंगे, जैसे आप याद रखो कि 1 दर्जन आपने बनाना खरीदा, केला खरीदा, उसमें कितना पीस केला होता है 12, तो 1 यूनिट में 12 सब यूनिट है। 1 रुपया है, इसमें कितना पैसा हो जाएगा 100। तो 1 रुपया का यदि 1 यूनिट मानेंगे तो कितना सब यूनिट है, इसमें 100 सब यूनिट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे होल वर्क को 1 यूनिट मानेंगे, लेकिन 1 यूनिट में 1 ही वर्क नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, लेंदी बना देता है। तो कैसे करेंगे देखो इधर हमको यदि टोटल वर्क मानना है 1 यूनिट लिया और 1 यूनिट में टोटल कितना वर्क करेंगे कंसीडर करेंगे, तो 9 और 12 का हम क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 9 12 क्या है, तो 9 है भाई कि P कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, और 12 कितना है तो Q कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, ये याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यूनिट का मतलब हम ले लिया एलसीएम ऑफ
9 and 12। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूं। कहीं पर भी ए टाइम के और बी टाइम के, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, के बाहर कर लो, दिस इज सेम एज एलसीएम ऑफ ए बी। कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर इसका क्या यूज करने वाले हैं, देखो 3 दोनों में कॉमन है ना, तो 3 बाहर कर लिए, बचा क्या, एलसीएम ऑफ 3 और 4। 3 4 क्या है भाई, को प्राइम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36। अब जो हमारा 1 यूनिट पूरे वर्क को माने हैं, इस 1 यूनिट वर्क में कितना सब यूनिट है, तो 36 सब यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा काम है हमारा इफिशियंसी को फाइंड आउट करना। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। अब हमारे पास टोटल कितना आया है भाई, 36 यूनिट है। आपको पता है इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अब P और Q का हम इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, P का और Q का। P का इफिशियंसी कितना होगा, कितना दिन में काम कर, 9 डे में, और टोटल कितना है 36 डिवाइडेड बाय इसका 4, और Q का कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को 2-2 दिन का यदि हम पैकेट बनाते हैं तो इस दोनों का इफिशियंसी जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा भाई 7। कोई दिक्कत नहीं। मतलब P और Q एक दिन में 7 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है। अब पार्ट वाइज कर रहा है, देखो 2 2 2, तो टोटल कितना समय लगाएगा, तो हम 7 को 36 से डिवाइड कर लिया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया भाई 1। क्या इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, क्या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां P और Q एक साथ काम को नहीं कर रहा है, अल्टरनेट काम को कर रहा है। यदि एक साथ काम को करता तो फिर यहीं से आंसर डायरेक्ट आ जाता, लेकिन अल्टरनेट कर रहा है, मतलब P Q मतलब एक दिन में 7, दूसरा दिन में 7, तीसरा दिन में भी 7, 35 यूनिट ऑफ वर्क जब ये कर रहा होगा तो P और Q और P साथ कर रहा होगा, ये ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं। और अंतिम P करके रुक गया होगा, और जब 36वां पार्ट करने का बारी आया होगा तो इस काम को P और Q नहीं कर रहा होगा एक साथ, सिर्फ इस काम को क्या कौन कर रहा होगा, Q कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर रहा होगा भाई, तो क्योंकि Q से ही काम को स्टार्ट करके करवा रहे हैं, दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। तो 36 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 35 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 35 पार्ट ऑफ वर्क को करने के लिए कितना दिन लगेगा, दोनों एक साथ मिलकर करता है तो 5 दिन में, लेकिन इसके लिए एक दिन कितना 2 दिन के इक्वल है, क्योंकि दोनों को एक साथ किया, मतलब कितना 5 × 2 10 दिन। और इस एक पार्ट ऑफ वर्क को करने के लिए Q को कितना लगेगा, तो Q का एफिशिएंसी कितना है 3, तो एक दिन में दिस, हमारा आंसर कितना आ गया 10 होल 1/3। देखो ये आंसर है। अब अगला बार से जब मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधे क्वेश्चन को करना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार पढ़िए और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आपको यहां समझना है कि हमने यहां 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, और फर्दर जब हम डिवाइड किए तो 1 रिमाइंडर आया, तो फिर इसके बाद हम फर्दर और क्यों नहीं डिवाइड किए, ये सब इसमें समझना है। और तीसरा इसमें ये समझना है कि हमने इस तरह से ग्रुप क्यों तैयार किया, PQ 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 ऐसा क्यों। आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को घर में एक बार और जरूर करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी मैं करने वाला नहीं हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लो, ये एडिशन नहीं है, ये डिवीजन है। ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो आप इसको घर में करोगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, आप इसको देखिए, इसको पढ़ो, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंडीशन करा कि इसका रूट इक्वल है। आपको याद होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट का क्या कंडीशन होता है। जैसे देखो हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c, ठीक ना। यदि बोथ रूट यदि इसका इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0,
डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आने वाला है? 0। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखो इधर में करके बताता हूं। हमारे पास a का वैल्यू तो a ही है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू यहां पर b दे रखा है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, और इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है? इसको 0 करना पड़ेगा फॉर इक्वल रूट। तो मतलब कितना आ गया? देखो 1 माइनस 4ab दिस इज 0, उसको उधर कर दिया 1/4 इक्वल्स टू ab। हमको ab का वैल्यू फाइंड आउट करना, देखो रिलेशन निकालना था, तो हमारा आंसर कितना आ गया? दिस। और इसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज किया? ये, इसको एक बार आप करो। देखो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भाई थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक बार करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है ये देखो। मैं इसको समझा के थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा इसका। मान लो कि एक विद्यालय का कोई क्लास है, उसमें कोई स्टूडेंट है, उसका रैंकिंग दे रखा है कि यदि शुरू से काउंट कर रहे हैं तो इतना पोजीशन है और अंतिम से फाइंड करो इतना पोजीशन है। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। जैसे ये समझो, मान लो कि कोई क्लास है, ठीक, इस क्लास में कोई एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को यदि हम शुरुआत से काउंट कर रहे हैं ऐसे करके, तो 1 2 3 4 कुछ ऐसा करके ये 18th इसका पोजीशन है, 18वां, और कोई अंतिम से इसको काउंट कर रहा है तो डिक्रीज करता, देखो इधर, अब इधर से काउंट करेगा तो 1 2 3 इस तरह से काउंट करने के बाद इसका 45 पोजीशन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? देखो सीधे दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिए, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है 18 और 45 ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ये इसी स्टूडेंट को 2 बार गिनती कर लेगा। तो क्या करेंगे भाई? उसको माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का? आप n मतलब अंतिम से, p मतलब शुरुआत से, -1, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 प्लस 18 और -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 70, 4 1 5 1 6, 62, ये हमारा आंसर है। आप इसको एक बार थोड़ा सा समझना। इसमें एक चीज को, इसका पोजीशन 2 बार काउंट हो रहा है और 2 बार काउंट होने की वजह से ये इसको हमने माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 है। आप एक बार इसको देख लो और इसको समझने का प्रयास करो। इसको इरेज कर दे रहा हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना 2 फॉर्मेट होता है। यहां इस दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो इसका और इसका, तो 6 - 5 कितना आ गया? 1 आ गया, और 7 - 5 तो 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से किया जाता है। कभी कभी इस दोनों का जो डिफरेंस है वह अनइक्वल आ जाता है, ठीक। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही करवा दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बार पहले इसको पढ़िए फिर मैं इसको बताता हूं। देखो क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक का जो एज है उसका रेशियो दे रखा है, और 4 वर्ष बाद ये रेशियो कन्वर्ट होकर 6:7 हो जा रहा है। तो उसका प्रेजेंट एज ज्ञात करना है। देखो यदि लिखते हैं, हमारे पास 2 रेफरेंस है, एक साकेत है और एक तिलक है, ठीक। अब इसका 1 साल पहले इसका एज का कितना रेशियो था? 5:6। अब कह रहा है कि 4 साल बाद इसका एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:7। निकालना किसका है भाई? देखो इधर
साकेत का। कोई दिक्कत नहीं, साकेत का एज कितना यूनिट से बदला, तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट में कितना ईयर से बदला है, तो -1 इधर 4, मतलब टोटल कितना 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। साकेत का एज हम निकाल लेते हैं कि भाई साकेत का 1 साल पहले कितना एज था, तो 5 यूनिट था, मतलब 25 ईयर था। हमको 1 साल बाद फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट एज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वह 1 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 26 ईयर। देखो ये हमारा ऑप्शन है। आप एक बार इसको देखिए। चलो मैं अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, पहले समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर इसको बनाने का खुद से प्रयास करो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन से द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, और a b और c जो है यह रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। दिस इज मेंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। दिक्कत नहीं। अब देखो इस सब में से कौन क्वाड्रेटिक दिख रहा है, यहां तो इसमें b में लीनियर है क्योंकि b का मैक्सिमम पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसका मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, दिक्कत नहीं। और यदि हम इसको स्क्वायर भी करेंगे तो इसका मैक्सिमम पावर 1, तो बचा क्या भाई, ये हमारा आंसर। और ये क्यों क्वाड्रेटिक है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। ये है कैसा दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, √3x यहां छूट, हाँ +8। इसको 7 करते हैं तो x कॉमन कर लिया, कितना आ गया भाई, √3 + 1, और ये कितना आ जाएगा 30। दिस इज 0। देखो इसका जनरल फॉर्म इससे कंपेयर करो, यहाँ एक वैल्यू कितना है -4, बी का ये और सी का ये, तो -4 0 इक्वल नहीं है पहला कंडीशन, और ए बी सी तीनों क्या है, रियल नंबर है, इसलिए ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आप इसको करने का प्रयास करो, काफी आसान क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि कोई एक क्यूब है और उसके एक फेस का पेरीमीटर दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अच्छा आप बताओ क्यूब का फेस कैसा होता है, यदि आपको आप याद कर पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा हो कि क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। कोई दिक्कत, इसका साइड लेंथ है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। हमारे पास दे क्या रखा है, पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 टाइम ए, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 24, ए का वैल्यू, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, a⁻3, तो 6⁻3 मतलब 6×36 216। देखो ये हमारा आंसर है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अब इसको मैं नहीं कन्वर्ट करने वाला हूं, पहले ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 2 0 वहां से आ जाएगा, मीटर को किलोमीटर में 3। देखो जो ऐसा मिल रहा है उसको देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही इसका तुम्हारा आंसर हो गया। दिक्कत नहीं, इसमें सीधे हम कन्वर्ट कर लिए, मतलब पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
आप इसको देखिए और कन्वर्ट करने का प्रयास करो। आसान सा क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि साइन को कॉट के फॉर्म में लिखो, तो पहले साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर लो। साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए, और कॉसेक को कॉट के फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो गया। देखो मिलाओ इसमें कौन सा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिस स्क्वायर रूट। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको करो, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो फिगर वो पैरेललोग्राम है और डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम ये लिख सकते हैं, बताओ तो DO इक्वल्स टू OB, इसका लेंथ आपस में इक्वल कर लिए, तो 3y का वैल्यू y प्लस 2 आया। इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। इसको उधर किए 2y इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू 1। अब हम अगला पार्ट में कर रहे हैं कि AO को OC से इक्वल कर रहे हैं। ये कितना है भाई, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। 1 क्यों, क्योंकि y का वैल्यू हमने अभी कितना फाइंड आउट किया है 1। तो देखो इसको इधर भेज दो और इसको उधर, तो 2 इक्वल्स टू x, तो x वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। और हमने यहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो हमने इसको इक्वल किया और दिस। आप एक बार इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन को करो। ये भी ज्योमेट्री का काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, बना लो भाई, A B और C, और A का वैल्यू कितना है 40, B का वैल्यू कितना है 70। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ A, तो A को बस एक्सटेंड कर लो। ये 40 है तो बाय लीनियर पेयर कितना हो जाएगा, ये 140, तब तो इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। आंसर मिलाओ, गजब। चलो इसमें कोई आंसर नहीं है तो एक नया ही लिख लेते हैं 140, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 140। कैसे निकाले भाई, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम से। इसका वैल्यू हम x ले लिया इधर वाले का, और ये प्लस 40 है ही, इसका सम कितना कर दिए 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना 180 माइनस 40, तो 140। इसको लिख लो एक बार, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को करो, क्या कह रहा है इसको पढ़िए एक बार फिर करने का प्रयास कीजिए। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 2500, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 2375, और कह रहा है कि परसेंटेज लॉस ज्ञात करना है दिस। तो कितना लॉस हुआ ये बता दो तो 125 का। इसको माइनस कर लिया CP माइनस SP, तो कितना है भाई, देखो 25 उधर से 400 और 100 500 हो गया। अब लॉस परसेंट का कितना होगा, लॉस इंटू 100 और बाय CP, कितना परसेंट का लॉस है 5%। देखो ये हमारा आंसर। हमने क्या यहां यूज किया, हमने लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया कि लॉस इंटू 100 बाय CP, और लॉस कैसे फाइंड आउट किए CP माइनस SP करके हमने लॉस फाइंड आउट कर लिया। इसको एक बार आप देखिए। चलो देखो इस क्वेश्चन को करिए। कहता है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर अरेंज इन अ सीक्वेंस इज 41, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 18, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 64, फाइंड द 6th नंबर। अच्छा, इसमें छठा नंबर ज्ञात करना है।
हमारे पास 11 नंबर है, ठीक ना। शुरुआत से अंत तक कितने, देखो 1 प्लेस से लेके 11 प्लेस तक का नंबर है, ठीक। और इसका एवरेज दे रखा है, तो जो सम ऑफ जो नंबर होगा, अच्छा एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सबका सम करके उसको डिवाइड कर दो, तो 11th नंबर का जो सम होगा और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। देखो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 41 सम बाय 11, तो ये 11 नंबर का सम कितना आ जाएगा बताओ, 41 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, फोर 51 ये आ गया। फिर कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, तो 1 से 5 तक का हम एवरेज दे रखा है, तो फिर यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हम यहां से 1 से 5 तक का सम फाइंड आउट कर लेंगे, और सम कितना हो जाएगा 18 इंटू 5, ठीक। कर द एवरेज ऑफ लास्ट 5, देखो फर्स्ट 5 और लास्ट 5, देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, फर्स्ट 5 यहां से यहां तक का, और लास्ट 5 देखो 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक का बच गया क्या, जो हमको निकालना है वही, ठीक। तो लास्ट 5 का सम निकाल लेते हैं, ठीक ना। कितना हो जाएगा भाई, देखो हमारे पास कितना है 64 दे रखा है एवरेज, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 30 2 32, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये छठा निकालना है, देखो ये शुरुआत से लेके 11 तक का सम दे रखा है इतना, इसका वैल्यू हमको मालूम है, इसका वैल्यू हमको मालूम है, तो इसमें इस दोनों का सम करके डिफरेंस करके मेरा काम हो जाएगा। तो हमारा जो 6th प्लेस पे जो है उसका आंसर क्या होगा, तो 451 में हमको क्या माइनस करना हो, इस दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 9 2 11, अब इसमें क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 41, हमारा आंसर कितना आ गया बाबू 41। हमने क्या किया उसको मैंने प्रॉपर यहां पर लिखा है इसको एक बार आप कॉपी में देखो, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको पढ़िए, ये क्या कह रहा है एक बार पढ़ो इसको पूरा। कह रहा है कि एक्स और वाई जो है वो दो एलॉय है, मिश्र धातु है, और कैसे बना हुआ है, तो सोना और प्लेटिनम से मिलकर बना हुआ है, और इसमें रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का, ये है एक्स में रेशियो ये है और वाई में रेशियो ये है, ठीक। अब हमको कह रहा है कि इसको मिला करके एक नया एलॉय बनाया गया, मिश्र धातु बनाया गया है, और कैसे मिला है, तो उसका समान मात्रा मिलाया गया, इक्वल अमाउंट मिलाया गया, ठीक। और मिलाकर जेड बनाया है, तो जेड में रेशियो फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे देखो एक्स में और वाई में, एक्स में रेशियो कितना है 5:2 है, कोई दिक्कत नहीं, पहला गोल्ड का है दूसरा प्लेटिनम का है, और वाई में रेशियो क्या है 5:7 का है। यदि हमको बिना समझाए इस क्वेश्चन को बनाना हो, जो तरीका है जो टेक्निक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा, दिखाता हूं कैसे, फिर मैं समझा दूंगा। देखो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें 7 से कर देना है, तो देखो कितना आ जाएगा 12 × 5 = 60, 24, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 50। रेशियो निकालना है तो इसको इसको जोड़ दो और इसको इसको जोड़ दो। ये जब क्लास में मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीज को। तो कितना आ गया देखो, ये कितना आ गया भाई 95, और इसको जोड़ो देखो तो कितना आ जाएगा 9 4, इसको जोड़ रहे हैं दिस एंड दिस, 9 4 13, 4 2 6 1 7 दिस, ये हमारा आसान सा आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन है कि ये आंसर कैसे आया। आप एक बार पहले आंसर छाप लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया है ये।
देखो यहां पर जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वो कह रहा है कि इक्वल अमाउंट को मिलाकर बनाया गया, दोनों का इक्वल अमाउंट लिया है। अब इक्वल अमाउंट क्या कंसीडर करोगे ये मैं आपको बता दूं। जैसे एक्स है और वाई है, ये गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो कितना है इसमें 5:2 और इसमें कितना है भाई 5:7। कोई दिक्कत नहीं। यदि इसका टोटल पार्ट कैलकुलेट करें तो कितना पार्ट होगा 7 और इसका कितना पार्ट हो जाएगा भाई 12। ठीक, अब हम इक्वल पार्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम फ्रैक्शन से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, फ्रैक्शन से बचने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इसका एलसीएम कितना हो गया, इस दोनों का एलसीएम कितना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एलसीएम आया मतलब ये टोटल इक्वल अमाउंट है इसको। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो कैसे, इसको मैं इरेज करता हूं। अब क्या करेंगे 5x + 2x वो इक्वल अमाउंट कितना आ गया 84। तो 7x = 84 तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां देखो 12x = 84 तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गोल्ड का अमाउंट निकाल लो, इसमें भी गोल्ड का अमाउंट, इसमें गोल्ड का अमाउंट कितना है देखो 5 और इसमें इसका x अलग है, इसका x अलग है, इसमें x और इसमें k ले लो या y ले लो, तब थोड़ा ज्यादा आसान होगा समझना। इसमें y ले लेते हैं, ठीक ना। 12y का वैल्यू जो है 84 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई 7। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गोल्ड का अमाउंट कितना है 5x और उसमें कितना है 7, 5y सॉरी, ठीक ना। तो x का वैल्यू कितना है 12 तो 12×5 = 60। इसमें x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना है 7 तो 7×5 = 35, कितना आ गया 95। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसमें प्लेटिनम का रेशियो ये कितना है 2x और ये कितना है 7y, तो x वैल्यू कितना है तो 12 दूनी 24 और ये कितना आ रहा है भाई 7×7 = 49 तो 9×4 13 4 देखो आ गया ना, वही आंसर आया 95:73। तो ये इसका मेथड है। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन क्या, इसके प्रोसेस को कॉपी कर लेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें आप पहले x और बाद में y का रेशियो लिखो, लिख लिया कितना भाई 5:2 और इसमें रेशियो कितना है 5:7। अब टोटल पार्ट का आप एलसीएम निकाल लो, निकाल लिया, या तो इस दोनों को जोड़ो, पहले इस दोनों को जोड़े कितना है 7, इस दोनों को जोड़े कितना आया 12। तो इस पूरे रेशियो को 12 में से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हमको नया रेशियो आया, कितना आया और ये कितना आया। अब हमको रेशियो जेड में रेशियो फाइनल निकालना है, तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करें कितना आएगा 95 और इसको ऐड करें कितना आएगा 73। तो ये हमारा आंसर है। ये प्रोसेस आप कंसीडर कर सकते हो इसको। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर का कोई एक क्यूबाइड एक टैंक टंकी या वाटर टैंक है और जिसमें पानी सप्लाई कर रहा है, तो उसका जो देखो ये एक रेडियस वाला एक वृत्ताकार इनलेट है, मतलब ये कैसा है जानते हैं, इस टाइप का, इससे पानी सप्लाई हो रहा है और ये पानी एक टैंक में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका स्पीड दे रखा है, तो इसकी जो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम को कंजर्व करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं, मतलब जितना पानी ये सप्लाई करेगा उतने पानी तो इसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन पूरा भरना है, मतलब इसको कितना सप्लाई देना पड़ेगा जितना इसका
वॉल्यूम के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसका कितना वॉल्यूम जाएगा, देखो ये किस शेप का हो गया, एक सिलेंडर का शेप का हो गया, बेलन के आकार का हुआ, तो बेलन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम निकालते समय कैसा हाइट क्या लेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइट ले लेंगे कि टी टाइम में जितना ये वाटर आगे चलेगा, पानी आगे चलेगा, वही इसका हाइट हो गया, ये आपको याद रखना है इसमें। देखो तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्यूब का कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर का वैल्यू कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, बाय 100 दिस, और h को क्या लेंगे, तो देखो मानते हैं t टाइम लगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, 2t ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको t निकालना है, देखो इसको अब सॉल्व करना है, तो t कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में है, तो टाइम जो अभी आएगा वो सेकेंड में आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है मिनट में है, ये आ रहा है तो इसको 60 मिनट लिख लेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड में ही। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 2, इतना सेकेंड मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर ले। एक बार आप मिला लो, देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको ठीक से कॉपी किए हैं बिल्कुल। अब इससे सॉल्व करवाना शुरू करते हैं, पहले ये 2 से 2 घटवाओ, फिर ये 2 से इसको 11 करवा दे रहे हैं, दिक्कत नहीं। अब देखो इस 7 से 7 5 जा, ठीक, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल करवाओ, करवा दिया, ये 5 से इसको कटवा दिए, ये कितना बचा 20, अब फिर इसको करवाओ, ये 7 और ये 5, ये कितना बचा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 से इसको करवा दो 3, अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो नीचे कितना बचा मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, देखो नीचे हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा ऊपर में, ये बच रहा है कि 4000 दैट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू 11, मतलब 11 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, देखते कितना आता है, अब इसको इससे डिवाइड कर लो, वन टाइम्स और 169, यहाँ 0 आया, 7 टाइम्स, मैं इसको इरेज कर लेता हूं नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ध्यान से देखो 7 टाइम्स 7 1 7 7 21 2 7 2 14 2 16, ये 0 है, कितना आया 3, ये कितना 8, एक पॉइंट दिए यहाँ 0 आया, 4 से तो ज्यादा हो जाएगा 8, हाँ 3, कितना आया भाई 17.3 मिनट। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बारीकी से करना होगा, देखो ये हमारा आंसर है, इसको आप एक बार लिखिए, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि हम इसका और जो टैंक में पानी जा रहा है दोनों का हम वॉल्यूम इक्वेट करके बनाएंगे, इसको करो एक बार, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो, काफी बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16 18 39 और x जो है यह प्रोपोर्शन में है, तो x का वैल्यू निकालें। आपको यदि प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपस में इक्वल होता है, तो क्या करेंगे 6x इक्वल्स टू, ये x है 18 इंटू 39,
तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये देखो 3 जा 9 3 27 3 3 9 2 11 117। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर, इसको करो। देखो यहां पर दो संख्या का जो योग दे रखा है और उसका एचसीएफ दे रखा है, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट पेयर होगा, उसको फाइंड आउट करना। इसमें ध्यान देना है एक चीज, मान लो को जो नंबर एक एक्स है और एक नंबर वाई है, कोई दिक्कत नहीं, और इस दोनों का जो सम है वो कितना है भाई 430 है। अब दूसरा पार्ट पर काम करते हैं। इस x और y का HCF जो है वो 43 है। तो HCF जो है नंबर का फैक्टर होता है, और साथ ही साथ सिर्फ फैक्टर नहीं, हाईएस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब x को हम लिख सकते हैं 43k1 और y को लिख सकते हैं 43k2। अभी हमने बस फैक्टर यूज किया, हमने हाईएस्ट का यूज नहीं किया। हाईएस्ट का यहां क्या यूज करेंगे, यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक है तो k1 और k2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब k1 और k2 जो है यह को प्राइम है, रिलेटिव मतलब सह अभाज्य संख्या है। इसका एचसीएफ कितना है भाई 1 है, को प्राइम का ये मतलब होता है। अब इस इंफॉर्मेशन को इसमें पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या आ जाएगा 43k1 प्लस 43k2 दिस इक्वल टू 430। हम यहां पर k1 और k2 इसमें 43 कॉमन कर लिया, उधर डिवाइड कर दिया तो यहां 10 आया। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लिए कि सम ऑफ k1 और k2 10 है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब हमको दो इंटीजर लेना है जिसका सम 10 है और साथ ही साथ वो दोनों को प्राइम है। तो देखो इसमें कैसा हो जाएगा भाई, हमने k2 फाइंड आउट कर लिया, k2 कितना आ जाएगा 10 माइनस k1। अब बारी बारी से k1 का वैल्यू रखो। k1 का वैल्यू यदि हम देखो इधर रख रहे हैं, k1 का वैल्यू हम 1 रखे तो k2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। k2 का वैल्यू, k1 का वैल्यू हमने 2 रखा तो इसका वैल्यू 8। अब इसका वैल्यू यदि हम 3 रखें तो 7, 4 रखें तो 6, 5 रखें तो 5। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर रिपीट करना शुरू हो जाएगा। इस समय से कौन सा नंबर है जो को प्राइम, क्योंकि को प्राइम हमको लेना है, तो ये तो को प्राइम नहीं हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन कितना दो बच रहा है, ये और ये, कोई दिक्कत नहीं। मतलब k1 का वैल्यू ये और k2 का वैल्यू ये, या तो k1 का वैल्यू ये या तो k2 का वैल्यू ये। अब हमारे पास जो नंबर कैसा है, तो नंबर ये है। अब इसमें से कौन सा वैल्यू पुट करेंगे इस दोनों में से ताकि हमारा आंसर मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यदि हम k2 का वैल्यू यहां पर k1, ये k1 है ठीक ना, k1 का वैल्यू यदि हम 1 पुट कर दें तो क्या 43 वाला कोई है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा फेल करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू हम पुट कर ले रहे हैं, देखो 2 पुट किया तो इसमें क्या आ गया ये 86, और इसमें क्या 2 तो ये तो कंसीडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, ठीक। अब अगला क्या बचा भाई, इसको 3 को 3 कंसीडर किया, देखो इस कितना आ जाएगा 3 3 9 4 12 129, और इसका वैल्यू कितना 7 पुट करना होगा तो 7 21 और ये 1 है, और कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, और 7 चौक 28 3 28 2 दिस 7 28 और 2, तो हमारा जो ऑप्शन है ये, दिक्कत नहीं। आप एक बार इसको देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को करिए। देखो इफिशियंसी यदि निकालना हो ना तो इसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो मेन का और वुमेन का, तो टोटल वर्क रेसिप्रोकल कर लो। तो वुमेन का, मेन का करना है पहले वुमेन को पहले लिखना पड़ेगा, दिक्कत नहीं। और वुमेन का जो वर्क है इसको नीचे कितना है भाई, मेन वाला 16 × 15 कैंसिल करवा लिया, 4 चौक और 5, तो आंसर कितना आ गया 5:4।
ये हमारा ऑप्शन है। ये आया कैसे भाई? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यदि इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो क्या करेंगे, हम इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे, और इफिशियंसी का रेसिप्रोकल करके हम कर रहे हैं। देखो 20 महिला एक काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक, तो एक महिला कितना दिन में करेगी? 20। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम इसका इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे, एक पुरुष कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, फिर हम उसको उसका रेशियो कर लेंगे रेसिप्रोकल करके। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज मिला है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप करिए थोड़ा सा। इसमें क्या निकालना है ये देखो, मार्क प्राइस निकालना है, डिस्काउंट दे रखा है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। इस गिवन इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन करना है। इसको जल्दी करो फटाक से। देखो इसको करने का यदि आपको मैं तरीका बताऊं तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा, और ये फॉर्मूला कैसे आया मैं पहले उसी को बता दे रहा हूं। मान लो कि देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 25%। और एसपी कैसे डिफाइन करेंगे मार्क प्राइस से? मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट, इस यहां से मैं एक फॉर्मूला आपको दे दे रहा हूं, देखो। ठीक, देखो यहां पे एमपी कॉमन कर लिए। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा वो मैं बता रहा हूं, बाद में तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको इधर करो, देखो क्या आया? सेलिंग प्राइस माइनस मार्क बाय मार्क प्राइस इक्वल्स टू इधर 100, और ऊपर कितना आया? 100 माइनस 25। 25 क्या है बाबू? इसका डिस्काउंट। तो हम इसको जनरल फॉर्मूला की तरह यूज कर लेंगे। देखो क्या फॉर्मूला अब हमारा बना, यदि डिस्काउंट दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइसेस के साथ रेशियो निकालोगे, दिस इज 100, और 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। ओहो सॉरी, डिफरेंस लिख दिया मैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। हमारे पास मार्क प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 28473। मार्क प्राइस हमको निकालना है x। 100 डिस्काउंट कितना दे रखा है? 25/100। दिक्कत नहीं, इसको देखो कैसे बनाएंगे। हमको x निकालना है, x वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ट्रांसपोजिशन कर लिए, ऊपर में 100 चला जाएगा ये वाला, और नीचे 75 बच जाएगा। थ्री से कटेगा क्या? इसको कटवाओ। 27। मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4, 2 यूनिट है, 9 चौक 36। देखो तो ये तो हमारा आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करके लाएं, देख लो, 4 के 9 चौक 36, बाकी 3 4 चौक 16, 3 19, 1 9 चौक 36, 1 37। हमारा क्या आंसर हुआ? ये आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। इसको देखिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पर हम लोग चलते हैं। अब यहां देखो कह रहा है कि श्रीनिवास जो है रिसेंटली मैरिड गर्ल, इसका जो एज है वो उससे 4 साल छोटी है। 5 वर्ष के बाद उसका जो एवरेज आयु दे रखा है ये इतना दे रखा है, तो जो गर्ल्स है उसका प्रेजेंटेज फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। देखो मान लो कि जो गर्ल्स है उसका एज x है, तो ये जो श्रीनिवास है उसका एज कितना हो जाएगा, x+4। कोई दिक्कत नहीं। इसका एवरेज दोनों को जोड़ के कितना कर लेंगे, 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसके इक्वल है भाई, 33 के। तो 2x+4 किसके इक्वल हो गया, 2x किसके इक्वल हो गया भाई, 62 के। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, 31। और x ही तो फाइंड आउट करना है क्योंकि यही तो गर्ल्स का जो लड़की थी उसका परसेंटेज लिया था, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 31। एक बार आप इसको देखिए, इसमें कुछ नहीं किया, बस परसेंटेज पर काम किया और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा चलो क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए हम आपके साथ एक सेट के साथ आज जुड़े हैं। अब जो मैं अगला सेट आएगा वो कल, मतलब जब ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँगा उसके 1 दिन के बाद आएगा। तो आपका काम है कि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था जो बताते समय मैं बहुत अंदर से डर रहा था, इसको कई आसान तरीका से किया जा सकता है। इसके लिए तो आपको फुल लेंथ क्लास मेरे को करवाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगला फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ और कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। आप इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से करना है। थैंक यू।